होती है। सर आईकैप के एग्जामिनर ने सोल्यूशन में सोल्यूशन में क्या किया हुआ है, इसको कंसिडर किया हुआ है। सर अहमद नहीं करवाते, मार्केट के बहुत सारे टीचर्स नहीं करवाते। सर मैं इस सवाल को दोनों तरीकों से करवा देता हूँ, आंसर चेंज नहीं आएगा। तो सारे सवालों के जवाब आएंगे जब उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सही है, हम दोनों क्या करेंगे, अभी दोनों तरीकों से देखेंगे कि अगर मैं बफर स्टॉक के साथ सवाल सॉल्व करता हूं तो क्या आता है, और उसके बगैर करता हूं तो क्या आता है। क्या आंसर हमारी सेविंग्स के अंदर चेंज आता है या नहीं आता। सर कह रहा है मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड इज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कार्ल्टन which is used in various industries and its demand is evenly distributed throughout the evenly distributed का मतलब क्या होता है सर, अगर 120 यूनिट्स चाहिए तो हर महीने कितने चाहिए होंगे, 10 तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर। सर आपसे कह रहा है एनुअल डिमांड इन द कंट्री इज 2,40,000 टन। सर ये कंट्री की डिमांड है कितनी, 240,000 टन, whereas MDL share is 32.5% thereof. So what do you mean by market share and country demand? सर मिसाल के तौर पे आपके इलाके में 500 घर है, कितने घर है, 500 घर है सर, हर घर में 2-2 लीटर दूध जाता है, तो रोज की 1000 लीटर की कंजम्पशन है आपके एरिया की, तो आपके एरिया की कंजम्पशन है। एक दुकान वाला फॉर एग्जांपल नागौरी मिल्क शॉप वाला, सर वो 600 लीटर दूध बेचता है, कितना बेचता है, तो मैं पूछूं कि तुम्हारे इलाके का नागौरी वाले का कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो आपको 60% है। अब मैं आपसे कहूं सर पूरे मुल्क में कोई 24 लाख मेट्रिक आपको जो लीटर है वो चाहिए होता है, किसका, पेट्रोल का। पीएसओ वाला उसमें से लेट सपोज 24 लाख में से 18 लाख नहीं 20 लाख कौन करता है, आपका पीएसओ वाला। तो मैं कहूंगा बेटा उसका कितना मार्केट शेयर है, आपको अगर 20 लाख डिवाइड बाय 24 लाख कर दो, उसका मार्केट शेयर आ जाएगा। सर पूरी कंट्री में जो डिमांड है वो कितनी है, 240,000। आपकी कंपनी सारा का सारा नहीं दे रही, ये जो मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर है पूरी की पूरी कंट्री की डिमांड को मीट नहीं कर रही। सर उसका मार्केट का एक शेयर है, वो कितना है, 32.5% शेयर ऑफ। सर अगर पेपर में सवाल आ गया, याद रखना कि अगर तुम्हें कहता है कि मार्केट शेयर ग्रो होगा 4% से और हमारा भी शेयर ग्रो हो जाएगा 5% से, तो याद रखना सर पहले तुम्हें मार्केट का शेयर बढ़ाओगे तो उसके अंदर अपना जो 32.5% से क्या कर दोगे, 5% ज्यादा बढ़ा दोगे। अगर सर कह रहा है कि आपका शेयर नहीं बढ़ रहा, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं बढ़ी, मगर सर कंट्री की ऑटोमेटिकली ग्रोथ बढ़ रही है, कंट्री की खुद क्या होती है, डिमांड बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आप एक परसेंटेज मार्केट का क्या करके बैठे हुए हो, कैप्चर करके बैठे हुए हो। क्या बात समझ आती है। तो मिसाल के तौर पर अगर पूरे पाकिस्तान में 10,000 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से अगर 5,000 एआईटीडी पढ़ा रहा है तो हम क्या कहेंगे, तो 50% मार्केट की कैपिटलाइजेशन किसकी है। अब सर मिसाल के तौर पे आप कहते हो सर सीए का रुझान बढ़ गया, लोगों को अवेयरनेस हो गई, अब जो है 12,000 स्टूडेंट्स आते हैं, मार्केट के कितने होगा पाकिस्तान के, तो एआईटीडी खुद एक्सपेक्ट कर लेगा कि वी हैव टू सर्व 6,000 बिकॉज़ 50% मार्केट किसके पास आती है, हमारे पास। तो सर ये क्या हो गया, एक मार्केट का आपका कॉन्सेप्ट हो गया। तो सर मुझे बताओ अगर 2,40,000 पूरी कंट्री की डिमांड है और आपका 32.5% है, तो आपको कितने करने हैं, 240,000 इंटू 32.5% कितना आ गया बच्चा, 78,000। सर कह रहा एवरेज सेल प्राइस है 22,125 पर टन, whereas प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑफ। सर एक बात याद रखना, अगर ये ऑफ कॉस्ट ना लिखा होता तो ये 25% मार्जिन जो है सेल्स प्राइस पे लग जाता सर, लेकिन अगर ये 25% के बाद ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ आ गया तो मार्जिन की औकात खत्म हो गई। अब किसकी रह गई, ऑफ कॉस्ट की। सर मिसाल के तौर पे आपके पास आता है 25% मार्कअप, इसका याद होगा कॉस्ट पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा ये, सर आपके पास लेट सपोज कहता है 30% मार्जिन, तो सर प्रॉफिट किसका पार्ट बना हुआ होगा, अगर सर वो कहता है 25% मार्कअप ऑफ सेल्स, तो सर सेल्स है सर ये। और सर आपसे अगर कहता है 20% मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो ये क्या है सर, सर मार्कअप मार्जिन की औकात तब तक है जब तक स्टैंड अलोन खड़े हुए।
अगर इस मार्कअप मार्जिन के साथ ऑफ कॉस्ट या ऑफ सेल्स आ गया तो मार्कअप एंड मार्जिन के वर्ड की वैल्यू खत्म है। तो सर ये आपके पास क्या है, 25% मार्जिन ऑन ऑफ कॉस्ट। तो सर ये मार्जिन नहीं है, ये बेसिकली क्या है, मार्कअप है। बेसिकली क्या है ये, मार्कअप। किसी से कॉस्ट के ऊपर 25% लगाना है। अब सर क्या मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए होगी, मुझे नहीं पता, मैंने अभी सवाल पूरा नहीं पढ़ा, निकाल लेना। क्या करना, देखो पेपर में ना 2 दफा सवाल पढ़ने वाली आदत डालोगे ना तो समझो कि तुम पहले से प्लान कर लिया कि 75-80 नंबर का पेपर करना है। अगर पहले से हमारी ये आदत रह रही है ना, पूरा सवाल पढ़ूंगा फिर पेन उठाऊंगा फिर वापस करूंगा, नहीं। कॉस्टिंग में सबसे अच्छी बात पता है क्या है, एक एक लाइन में कोई ना कोई कैलकुलेशन होती है, करके साथ साथ क्या करना, लिखते रहना, ताकि अगर वो यूज में आए तो ठीक है, नहीं आए तो भाड़ में जाए भाई, 5 सेकंड ही लगेंगे ना। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एंड की रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद मुझे पता चला ये चीज चाहिए, वो एक लाइन 10 लाइनों के बीच में छुपी हुई होगी, उसको ढूंढने के लिए तुम पूरा सवाल वापस पढ़ोगे, 2-3 मिनट वहां पे लग जाएंगे। तो क्या करना, साथ साथ जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको क्या करना, प्लॉट कर देना, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। नहीं भी आएगी सो इट वुड बी जस्ट फ्यू सेकंड्स जो आपके क्या होंगे, खराब हुए होंगे। डन हो गया। सर आपने कहा 22.125 किया, क्या पर टन है, वेयर प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप कितना है, 25%। सब मार्कअप कैसे निकालते हैं, C प्लस P इक्वल्स टू S। मार्कअप है तो कॉस्ट को 100 रखते हैं, सेल्स है तो मार्जिन है तो सेल्स को 100 रखते हैं। यहाँ पे क्या है, मार्कअप, तो आपने कॉस्ट को रखा 100, प्रॉफिट की जो भी परसेंटेज ऐसे ही डाल दो, कितनी है, रिजल्टेंटली सेल्स कितनी आ जाएगी, 125। वैसे एक फॉर्मूला होता है इसका जो FAFR की जिंदगी में तुम्हें काम आता रहेगा। सर क्या होता है, रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल्स टू गिवन अमाउंट डिवाइडेड बाय गिवन अमाउंट परसेंटेज। सर परसेंटेज कौन सी, ऊपर जो इक्वेशन है दैट इज बेसिकली अ परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड अमाउंट की परसेंटेज। सर क्या रिक्वायर्ड है, कॉस्ट। सर सवाल में गिवन क्या है मुझे, सेल्स प्राइस। क्या गिवन है, सेल्स प्राइस कितनी है, 22,125। अपनी इक्वेशन में देखो सेल्स की परसेंटेज कितनी है। अगर किसी को वो वाला तरीका आता है उससे करना, ये फॉर्मूला जो है कभी भूलता नहीं इंसान, ठग करके हो जाता है। सर इक्वेशन में देखो सेल्स की कितनी है परसेंटेज, 125, और रिक्वायर्ड कॉस्ट उसकी परसेंटेज कितनी, 100। बताओ कितना आया, 17,700। 17,700 आ गया। डन हो गया सर। सर ये आपके पास कॉस्ट आ गया सर, शायद परचेज प्राइस है, ये क्या आपके पास, ये PP है, परचेज प्राइस। सर वैसे भी सेविंग पड़ी थी, इतना तो दिमाग में था कि सेविंग का पूछा कोई ना कोई डिस्काउंट की बात करेगा। अगर डिस्काउंट की बात होगी तो टोटल कॉस्ट पे कहानी आएगी, रेलेवेंट कॉस्ट पे नहीं आएगी। अगर डिस्काउंट नहीं होगा तो रेलेवेंट कॉस्ट भी मैच करोगे तो आंसर आ जाएगा। सही है, अगर डिस्काउंट सवाल में नहीं होगा तो अगर मैं रेलेवेंट कॉस्ट दोनों की कंपेयर करूंगा, होल्डिंग एंड ऑर्डरिंग, तो भी मेरी सेविंग आ जाएगी। लेकिन अगर क्वांटिटी डिस्काउंट होगा तो टोटल की बेसिस पे देखना पड़ेगा। सर फिर आपसे कह रहा है द एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद परचेजिंग डिपार्टमेंट। सर टोटल परचेजिंग डिपार्टमेंट का दिया है, सिर्फ कार्टिंग का नहीं दिया। are expected to be 4,224,000, 4.224 million है sir during the current year. It has been estimated that 10% of variable cost relate to purchasing of, टोटल कॉस्ट का 10% जो है वो कार्टिन से पर्टेन कर रहा है, परचेजिंग डिपार्टमेंट का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट आप कह सकते हो। तो मुझे बताओ टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ कार्टन किसकी, 4,224,000 सर, इसका 10% है, कितना आ जाता है, 4,22,400 रुपए की ऑर्डरिंग कॉस्ट है किसकी, कार्टन की, जो करंट ईयर में थी। कितने नंबर ऑफ ऑर्डर है मुझे नहीं पता, क्योंकि सर EOQ निकालने के लिए मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर चाहिए, ना ही के टोटल, और होल्डिंग कॉस्ट भी पर यूनिट पर एनम चाहिए। तो चले आते देखते हैं सर आगे, शायद कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। कह रहे प्रेजेंटली MDL फॉलोज द पॉलिसी ऑफ परचेजिंग 6,500 टन्स एट अ टाइम। सर एक दफा में 6,500 टन्स हम मंगाते हैं, तो सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ सकता है। सर अगर मेरे पास डिमांड है कितनी, अब देखा सर काम आ गई 78,000, अब फिगर्स क्या हो गई, काम आ गए, मुझे दोबारा पूरा सवाल पढ़ के वो डिमांड ढूंढने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आया सर नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हमने कहा सर
डिमांड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, जो अभी करंट क्वांटिटी हो रही है। सर डिमांड कितनी है सर? 78,000 की डिमांड है और अभी करेंटली कंपनी 6,500 एट अ टाइम मंगाती है, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स है? कितने? 12 ऑर्डर्स करेंटली। सर अगर 4,22,400 करेंटली आपने 12 ऑर्डर्स मंगाए हैं और टोटल परचेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट 4,22,400 लगी है, क्या मैं कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल सकता हूँ? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर कितनी आ गई सर? सर आपके पास अगर टोटल है 422,400 डिवाइडेड बाय 12 कितना आता है? कितना? 35,000। सब 35,200 है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पर डिमांड आई हुई है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आई हुई है, 2 है, हाथ रह गए, 2 आ गए, होल्डिंग कॉस्ट रह गई। चाहिए होल्डिंग कॉस्ट अगर मुझे मिल जाए तो क्या करूंगा सर? ईओक्यू निकाल के फिर मेरे पास 6,500 की क्वांटिटी गो होगी, दोनों को कंपेयर करके मेरा आंसर आ जाएगा। सर आपके पास कह रहा है प्रेजेंटली एमडीएल फॉलोज द पॉलिसी साइड कैरिंग कॉस्ट एस्टिमेटेड एट 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। सर 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी है? 17,700। तो सर होल्डिंग कॉस्ट 17,700 का 177। यस सर 177 आपके पास आ गया। अब सर इस बच्चे का कहा गया तो बोला बफर स्टॉक। बेटा देखो बफर स्टॉक लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था, 6,500 मंगाओगे, 6,500 मंगाओगे। अब इसके लीड टाइम नहीं दिया हुआ, मैं समझ रहा हूँ वो रॉकेट पे बैठा हुआ है, कॉल करूंगा फौरन बाहर आ जाएगा माल, बराबर में ही है। मैं शीरमाल का दुकान है, बराबर में आटे की चक्की है, मैं बोलूंगा भाई इतना आटा दे, फौरन वो वहां से उठाएगा मेरी दुकान पे रख देगा। मैं ये अभी एज्यूम कर रहा हूँ लीड टाइम 0 है। क्या है? लीड टाइम 0 है। सर मेरे पास जैसे ही 2,000 किलो पड़ा हुआ होगा ना, मैं कहना 6,500 दे दे, फिर वो कंज्यूम होगा, 2,000 पड़ा होगा 6,500 दे दे। बफर स्टॉक का क्वांटिटी डिमांड से कोई लिंक नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी कंपनी की पॉलिसी चेंज हो जाए, बफर स्टॉक इंक्रीज या डिक्रीज करने की, क्या हो जाए, तो तुम्हारी डिमांड पे इफेक्ट आ जाएगा। किस पे इफेक्ट आ जाएगा? डिमांड पे इफेक्ट कब आएगा? जब बफर स्टॉक में कोई चेंजेस आ रहे। लेकिन अगर बफर स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आ रहे तो कोई मसला नहीं होगा। डन हो गया? मैं तो को एग्जिस्ट करके भी दिखा रहा हूँ, बगैर एग्जिस्ट के भी दिखा रहा हूँ, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा। अभी देख लेते हैं। सर यहां तक हो गया हमारा। सर अब मेरे पास होल्डिंग कॉस्ट भी आ गई। सर क्या मैं ईओक्यू निकाल सकता हूँ? दो हाथ कर दें। सर 2 इंटू डिमांड कितनी है? कितना? 35,200 डिवाइडेड बाय 177 कितना आया? 7 5,570। अब बच्चा यहाँ पे लिख के बस हो गया, सवाल मिल गए 10 नंबर। नहीं, सवाल की रिक्वायरमेंट आपने आंसर नहीं की। सवाल की रिक्वायरमेंट को आंसर करना, ना ही के उस टॉपिक से रिलेटेड है तो मैं ब्रेक में निकाल के दे दूं, मैं ईओक्यू निकाल के दे दूं, मैं ये निकाल के दे दूं। नहीं, पर शीट माइंड के साथ मत जाना, जो रिक्वायरमेंट है उसका आंसर तुमने देना है। सर रिक्वायरमेंट सेविंग की थी। अब सर क्या और कोई डेटा है? नहीं सर, एक आपके पास बफर स्टॉक वाली कहानी थी। अब आओ सर, मैं इन दोनों चीजों पे क्या सर मुझे टोटल कॉस्ट कंपेयर करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए, डिस्काउंट है तो फिर तो मैं टोटल कॉस्ट करके कोई फायदा होगा? चलो यार पहला सवाल है तो करवा रहा हूँ, बाद में सवाल आपने नहीं कराऊंगा, ठीक है। सर मेरे पास 6,500 की क्वांटिटी और 5,500 तक की, ये सब मैं क्वांटिटी डिमांड करूंगा। सर मुझे नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दोगे? सर डिमांड, एक सेकंड, डिमांड कितनी है सर? 78,000। सर मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स बता दोगे? अगर यहाँ पे सब 12 थे, यहाँ पर कितने आ जाएंगे? अगर 78,000 की डिमांड है, 5570 करके ऑर्डर प्लेस करूंगा तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे? 14 आ गए सर। सर अब मेरे पास परचेज प्राइस, सर मेरे पास 78,000 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 1,770 रुपए।
बताओ कितना आता है? $1770 ही था ना, 17,700। मैंने पहले यही कहा था, सुनाकर, मगर सारे इश्यूज किल हो जाए ना, एक सवाल में ख्वारी पालूंगा, बाद में नहीं। कितना आया? 1380। 138.6 ज्यादा आसानी था बोलना। 138, 1300.6 मिलियन, तो बहुत बड़ा हो गया, 1.38 बिलियन हो गया ये। अच्छा बेटा देखो, मैंने परचेज प्राइस ली दोनों क्वांटिटी में, कोई फर्क है? कोई सेविंग आएगी? नहीं आएगी सर। सेविंग क्या है मेरी? 0। तो मैं इसको कंसिडर करूं या ना करूं, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? तुम्हारी सवाल का जवाब, बफर स्टॉक पूरे साल 2000 पड़ा रहेगा। पूरे साल कितना पड़ा रहेगा? चाहे मैं क्वांटिटी अपनी रखूं 6500 या 5570, बफर स्टॉक मेरे पास गोडाउन में कोने पे 2000 यूनिट्स पड़े रहेंगे पूरे साल। ये एवरेज नहीं होते। ईओक्यू क्वांटिटी क्या होती है? वो कंज्यूम होती है, उसका आना जाना लगा रहता है। बफर स्टॉक पूरे साल क्या रहता है? मेंटेन रहता है। किस लिए रखता हूं? दो मेजर्स होते हैं, व्हाट व्हाट। या तो तुम्हारे पास स्पेकुलेटिव मोटिव है या प्रिकॉशनरी मोटिव है। प्रिकॉशनरी क्या है? स्टॉक आउट ना हो जाऊं, लीड टाइम ना बढ़ जाए, सप्लायर ठंड ना मचा दे, मेरे मसला हो जाएगा। दूसरा स्पेकुलेटिव कौन सा होता है? या तो मेरे पास डिमांड नहीं, स्पेकुलेटिव मोटिव हमारे पास वो प्रिकॉशनरी होता है डिमांड वाला। आपके पास स्पेकुलेटिव मोटिव बाद में प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, माल पाकिस्तान में इंपोर्ट बंद हो जाएगी, तो वो क्या था? स्पेकुलेटिव। हाँ 6 एग्जांपल लास्ट क्लास में दे चुका, सही है, वो स्पेकुलेटिव मोटिव था आपका। सर बफर स्टॉक बता बेटा कितने यूनिट्स हैं? हर एक यूनिट रखने पे कंपनी को पूरे साल की पर एनम कितनी कॉस्ट पड़ जाती है? 177। बताओ कितना है? पूरा पूरा। क्वांटिटी चेंज करने में कोई फर्क पड़ा? मतलब दोनों इररिलेवेंट थी। दोनों क्या थी? क्योंकि मेरे कोई भी डिसीजन लेने से, मैं 1 यूनिट मंगाऊं, मैं 5 मंगाऊं, मैं 78,000 एक साथ मंगा लूं, इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां पड़ेगा? कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स, देख तुम्हारी क्वांटिटी से नंबर ऑफ ऑर्डर्स चेंज हो जाएंगे। दूसरा, गोडाउन की कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये दो क्या कॉस्ट है? रेलेवेंट कॉस्ट। डन हो गया सर। अब मैं रेलेवेंट कॉस्ट के ऊपर आ जाता हूं। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स है 12, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर थी 35,200 की। हाँ सर, तो सर 35,200 इंटू 12, और यहाँ पर 35,200 इंटू 14 नंबर ऑर्डर्स, कितना है? 4। सर ईओ की कॉस्ट तो डायरेक्ट ही आ जाएगी बेटा, डायरेक्ट मुझे कॉस्ट नहीं चाहिए ना, दोनों को कंपेयर भी तो करना है। कितना? 422400। यहाँ पर सर एवरेज स्टॉक करके नहीं निकालेंगे हसीब, किसको एवरेज स्टॉक करके नहीं निकालेंगे बेटा? बफर स्टॉक एवरेज नहीं होता, बफर स्टॉक पड़ा रहता है पूरे साल कांस्टेंट। ये कितना आ गया? 492,800। ये भी यही आएगा, करके देख लेते हैं। सर होल्डिंग कॉस्ट, सर ये आपके पास जो नंबर ऑफ यूनिट्स मंगाओगे, यहाँ पर कितना मंगाओगे? 6500। सर ये आना जाना लगा रहेगा इनका ऑन एन एवरेज, और सर हर एक यूनिट पे 177। सर यहाँ पर भी 5,570 डिवाइडेड बाय 2, और इनकी भी सर होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 177। सर इसका आंसर बता दोगे? 4 500 250। सर और ये आपका 492 800 ही आ रहा है। हाँ
क्योंकि सर एट ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट आर इक्वल। सर अब मुझे बताओ यहाँ पर सेविंग कितनी हुई? हाँ, क्योंकि आपका ईओक्यू क्या 5570 एग्जैक्ट क्वांटिटी आई थी इसका, पॉइंट्स में आई थी वो। आप एक्सेल पे करना इंशाल्लाह एग्जैक्ट आ जाएगा। सही हो, पॉइंट्स के अंदर तुम्हें क्वांटिटी ली होगी तो थोड़ा बहुत पॉइंटिंग का राउंडिंग ऑफ एरर होगा। सही है सर, इंस्टेड कि मैं ये करूं, मुझे टोटल बता दो यार। सारी की सारी कैलकुलेशन मत कर लेना बिला वजह, जो रेलिवेंट हो। कितना आ रहा है यहाँ पे? 650 799 997 नहीं है? अच्छा इसका ही बता दो। 985 600। सर अगर कंपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी यूज कर रही है कौन सी, 6500 यूनिट बनाने की, तो कंपनी को पड़ रहा है 997 650। अगर कंपनी ईओक्यू पे शिफ्ट करती है तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ जाएगी? 985 600 की। सेविंग बता दो। हाँ 11,770। सर अब आप, सर ये वो बच्चे थे जो एक एवरेज बच्चा भी कर लेता, एक अबव एवरेज बच्चे में खसूसियत होती है। कितना? अच्छा आप बता दो यार। 1 2 तेरे पास कितना आया था? 11,900, 11,770 फ्रैक्शन में करके वो यार सही आंसर। सही है आपके। वहां पे फ्रैक्शन वगैरह मत यूज करना, राउंडिंग ऑफ ले लेना। ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बहुत मसला हो रहा हो तो 2 डेसिमल बेसिस ले लेना, वरना लेने की जरूरत नहीं है। सर अब सर ये हर एवरेज बच्चा भी कर लेता। एक थोड़ा सा शार्प बच्चा होता ना, वो तो पहले देखता क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, वो फोकस करता खाली 2 जगहों पे। कितने पे? वो अपना टाइम बचाता सॉफ्ट पेपर में। क्या करता? 2 जगहों पे फोकस करता, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट। वो किधर? ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट सेम होती है, और सर मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ। कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हाँ सर, अगर मुझे टोटल रेलेवेंट कॉस्ट एट ईओक्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो? टोटल रेलेवेंट कॉस्ट एट ईओक्यू निकालनी हो। सर कैसे निकलती है? सर फॉर्मूला है 2, फिर 2 2 2 2 आ जाता है। बस नीचे की जगह ऊपर हाथ को रख देना, नीचे मत लेके जाना। सही है, कॉस्ट आ जाएगी। सर आपके पास 2 इंटू डिमांड कितनी थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और देखो 985,871। सर यहाँ से आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। और सर यहाँ पर आपके पास इन दो की सिर्फ कैलकुलेशन करना। मैक्सिमम ये सवाल अगर बच्चा, अगर जिसकी अच्छी प्रैक्टिस हुई भी है, वो 3 से 4 मिनट में सवाल को कर लेगा। ईओक्यू का टॉपिक, ओवरहेड्स का टॉपिक, लर्निंग कर्व का टॉपिक, मार्जिनल का टॉपिक, ये ऐसे सवालात होंगे जहां आपने टाइम बचाना है। क्या करना है? क्योंकि आपका टाइम बहुत लगना है डिसीजन मेकिंग पे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे, प्रोसेस पे, वहां आपका टाइम कंज्यूम होगा। एक आपका पेपर का स्ट्रेस और प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन हॉल का एक प्रेशर एग्जिस्ट करता है। डन हो गया? तो इन टॉपिक्स पे क्या करनी है? ग्रिप बहुत अच्छी रखनी है। पेपर पास कहते हैं ना, वो नैया पार करवाते हैं, ये टॉपिक से वो नैया पार करवा दें। सही है, डन हो गया सर। किसी को मसला? सर 111199 आ रहा है मेरा इतना डिफरेंस बेटा, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है यार, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है डिफरेंस। सही है।